नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स एक ऐसी सीरीज बनती जा रही है जिसको आप संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बातें करते हैं साइबर थ्रेट्स की, हम लोग बातें करते हैं उनकी निजात की। जब हम बातें करते हैं निजात की, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं उनके जरिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो नायाब होती है। दोस्तों, वैसे पर्ल्स हैं जिनको आप संभाल के रख सकते हैं और आगे के रेफरेंस के लिए आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं इस नए एपिसोड को, जिसके अंदर हम लोगों ने इस बार मुहिम छेड़ी कि हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ साथ बिजनेसमैन को भी बुलाएंगे, उनके रियल वर्ल्ड से हम लोग रियल थ्रेट्स को आपके सामने रखेंगे और फिर हमारे सेट के ऊपर जो एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं वो उनका समाधान देंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लें हमारे एक्सपर्ट ऑन द शो, डॉक्टर नवीन धाम का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का मौका है सर, आज आप अपने ऑफिस से निकल के हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। जी। डॉक्टर साहब ने अपना समय हमें दिया और आज वो हमारे स्टूडियो में भी शामिल हुए हमारे साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सौरभ नरूला। उनको 2 दशक हो चुके हैं अपने बिजनेस को जमाए हुए और जिस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है वो टेक्नोलॉजी से अछूती नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो खैर आजकल कोई भी बिजनेस अछूता नहीं है, लेकिन इनका जो ध्यान रहा वो यही रहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे दी जाए। तो जानेंगे उनके बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे सौरभ जी से कि वो क्या करते हैं, अपनी जुबानी को बताएं हमारे को। थैंक यू राजेश जी। मेरा बिजनेस जो है थोड़ा सा यूनिक है। वी आर इनटू लीजिंग ऑफ डीजल जनरेटर्स। हम लोग पैन इंडिया ऑपरेशंस करते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हिंदुस्तान के डीजल जेनसेट्स लीज पर देते हैं, जो कि एक लॉन्ग लीज रहती है, से 3 years, 4 years, 5 years लीज। जी जी। ये आपने कहा बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ऐसा कैसे आप, मतलब कैसे डिफरेंट कैसे है मैं बताता हूँ जी। एक्चुअली यूजुअली हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर जो डीजल जेनसेट्स की रेंटिंग ऑपरेटर्स हैं वो लोकली होते हैं। 20, 30, 40, 50 किलोमीटर्स की उनकी ऑपरेटिंग रेंज होती है। ओके। हमारे केस में इट्स डिफरेंट बिकॉज आवर प्रेजेंस इज पैन इंडिया। हम लोग श्रीनगर से लेके कैलीकट साउथ और वापी वेस्ट से लेकर गुवाहाटी ईस्ट तक हमारे क्लाइंट्स पूरे हिंदुस्तान में हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, और हमारे ऑपरेशंस भी सिमिलरली पूरे हिंदुस्तान में हैं। सौरभ जी, अगर मैं सही समझा हूं तो जेनसेट्स जो है वो हल्की चीज तो नहीं हो सकती जी। जिससे कोई कैरी करके असम तक ले जाए या फिर कन्याकुमारी तक ले जाए। तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम यूजुअली क्योंकि हम लॉन्ग लीज के बिजनेस में हैं तो हम नया एसेट खरीदते हैं, हम नया जेनसेट खरीदते हैं। अगर फर्ज करें मेरे को ऑर्डर आएगा साउथ इंडिया से, तो मैं बैंगलोर से या हैदराबाद से जेनसेट खरीदूंगा। ओके। मुझे ऑर्डर आएगा गुवाहाटी से तो मैं कोलकाता से जेनसेट खरीदूंगा। मुझे वेस्ट से आएगा तो मैं अहमदाबाद से जेनसेट खरीदूंगा या मुंबई से खरीदूंगा। तो इसी तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं कि हम लोग नियरेस्ट पॉइंट से अपना एसेट को एक्वायर करते हैं और उसके बाद ताकि मिनिमम कार्टेज लगे। जी। दैट्स वन बिग पॉइंट, क्योंकि इतना हैवी है तो इसका कार्टेज बहुत ज्यादा है जी। तो ये जो आपकी लीज होती है एक तरीके से, तो वो जब एक्सपायर करती है तो वो स्टॉक आपके पास वापस आता होगा? जी बिल्कुल आता है। तो वहाँ पे वेयर हाउसेस भी रहते हैं उन्हीं शहरों के अंदर या फिर? जी नहीं, यूजुअली हमारा सेल्स फनल इतना स्ट्रांग रहता है कि हमारे 2 तरीके से होता है जी। आपने फर्ज करें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 90% केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर सर्विसेज। और जो 10% अगर कुछ ऐसा भी है कि हमारे को रीलोकेशन मिल रही है तो हमारा सेल्स फनल इतना स्ट्रांग रहता है कि अगर आज यहां से उतरेगा तो विद इन 1 day वो कहीं और चला जाएगा। ओके, ऑलराइट। दोस्तों, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बगैर इस तरह की नेटवर्क को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। सौरभ जी, मैंने अगर सही पकड़ा है तो आपको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत पड़ती रहती होगी, बिकॉज एक तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस बाइंग है, फिर सेलिंग भी लॉन्ग डिस्टेंस ही है, फिर उसके बाद आपका जो स्टॉकिंग है क्योंकि नहीं है, सो आपको रोटेशन भी बहुत जल्दी चाहिए होती होगी, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी के बगैर आपका गुजारा नहीं। तो आपने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करी है अपने ऑफिस में? जी, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। ये हमें रियलाइज हो गया था करीब 14 साल पहले कि हमें टेक्नोलॉजी पर आना ही होगा अगर हम अपने ऑपरेशंस को दिल्ली से बाहर लेके जाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लेके जाना चाहते हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो क्योंकि उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ही हमें अपने ऑपरेशंस को करना है। आज से 14 साल पहले हमने IIT दिल्ली से एक GSM मॉडेम बनवाया था जिसको हमने जेनसेट में फिट कराया। तब ये चीज़ कोई कॉमन नहीं थी। एक प्रोटोटाइप हमने बनवाया, कोई 40 मॉडेम्स बनवाए और हम SMS से उसको कमांड दिया करते थे, बिकॉज इट वाज GSM, इट वाज नॉट GPS नहीं था, GPRS नहीं था, 3G 4G नहीं था। तो हम SMS से अपने जेनसेट को कमांड दिया करते थे और उसको स्टॉप या ऑन किया करते थे और देख लेते थे कि उसका स्टेटस क्या है। खैर, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, सुविधाएं बढ़ती चली गई। आज की डेट में हम एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को अपना चुके हैं जिसमें हमारे जितने भी जेनसेट पॉपुलेशन है हमें जियो पोजिशनिंग द्वारा दिखती है। उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें बैटरी का करंट क्या है, उसमें वाटर लेवल क्या है, उसमें मोबाइल ऑयल का लेवल क्या है, उसमें फ्यूल कितना है, कम तो नहीं होने वाला है या कोई एरर तो नहीं आया जेनसेट में, वो सब चीज़ें हम अपने दिल्ली ऑफिस में बैठ के एक डेडिकेटेड रिसोर्स है उसको मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो शुरुआत से ही इतने अलर्ट रहा करते थे कि उनको कैसे अचीव करना है, क्या अचीव करना है, वो सब उनको पता था और रास्ते अपने आप निकल जाया करते थे। कभी कभी मुझे लगता है कि जो हमने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स करी हैं उसमें शायद हमें घेरने के लिए वो एडवांसमेंट ज़्यादा करी गई हैं, ना कि हमारे को सुविधा देने के लिए। बिकॉज जो एनालिटिकल डेटा आज की डेट में सौरभ जी के पास आता है, जिस तरह की सुविधा इनको मिल गई है उनको स्विच ऑन ऑफ करने की, वो सब एक पैनल के रूप में इनको सामने मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे थ्रेट्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या महसूस होता है कि किस तरह इस तरह के सेटअप के अंदर किस तरह की सिक्योरिटीज कारगर साबित हो सकती हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। जैसे इनका जो पैनल है वो अपने एक एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट पीसीज हैं जहाँ ये उसको यूज़ कर रहे हैं और वो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क है पूरा, जिसमें कि आपका फायरवॉल है, फायरवॉल के बाद सर्वर है, सर्वर के बाद कंप्यूटर्स हैं। अब कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, जिस कंप्यूटर में इनका सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, अगर हैकर फायरवॉल से हैक करके, अगर इनके यहाँ फायरवॉल है तो, अगर फायरवॉल नहीं है तो वो सीधा ही आपके सिस्टम में हैक कर सकता है बाय सेंडिंग एनी वायरस फाइल। आपके यहाँ रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाल सकता है, वो जब वो डालेगा फिर वो अगर उसके पास वो एक्सेस आ गया उस डैशबोर्ड का जिसपे कि इनका जो एक्सपर्ट है वो बैठा हुआ है, सारे जेनसेट्स को मॉनिटर कर रहा है, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वो किसी भी जेनसेट को ऑफ ऑन कर सकता है, कुछ भी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक थ्रेट की, जिसमें रैंसम भी एक चीज बन जाती है कि मैं आपको तंग नहीं करूंगा यदि आप। तो सौरभ जी, ये टेक्नोलॉजी जो हमने अपनी एडवांसमेंट्स आपने गिनाई, इसकी आपकी खूबियां तो गिना दी, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि आप इसका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामियां भी नजर आती होंगी। जी देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहेगा और अगर खामियां कहें तो वैसे खामियां नहीं, बट हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, थ्रेट ज़रूर है, क्योंकि इसके एडिशन में हम और भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में, जैसे कि हमारे MIS सॉफ्टवेयर हैं, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए हमारा डेटा होता है, उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स कंडीशंस होते हैं। तो नेचुरल बात है, एंड एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर्स जी। तो थ्रेट तो कंपनी के अंदर से, कंपनी के बाहर से, हर जगह से रहते हैं। तो जब आपको इसका इल्म है, आपने समझ लिया कि ये तो बहुत एक थ्रेट वाली चीज है मेरे साथ में, तो डेफिनेटली आपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इसके रेमेडीज भी डाली होंगी वहां पर। तो क्या क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन किया सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से? राजेश जी, हमने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अपनाई हैं, जैसे कि हम सारे सॉफ्टवेयर ओरिजिनल यूज़ करते हैं, फर्स्ट थिंग, और दूसरा फिर हम अपडेट करवाते रहते हैं अपने एंटीवायरसेस को, और तीसरा हमारे पास जो हमारा इंटरनल लैन नेटवर्क है उसका एक फायरवॉल है।
तो हमने अपनी तरफ से, अपनी समझ से ये सब चीज़ें अभी करवा रखी हैं अपने नेटवर्क में। डॉक्टर साहब, क्या सफिशिएंट रहेगा इतनी सिक्योरिटी, या फिर हमें इसके बियॉन्ड अब देखना शुरू कर देना चाहिए? सौरभ जी काफी हद तक काफी चीजें कर रहे हैं, बट अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आप और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूरा नेटवर्क है, अब नेटवर्क में हैकर हैक कर सकता है, राइट? तो आपको पता करना है कि हैकर कहाँ से अंदर घुस रहा है, तो उसके लिए आप साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग्स करा सकते हैं। जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हैकर की तरह ट्रीट करते हैं पूरे नेटवर्क को, और वो हैकर की तरह ही हैक करेंगे आपके नेटवर्क को और घुस के दिखाएंगे कि कहाँ से आपके लूप होल्स हैं जहाँ से वो घुस पा रहे हैं। जी जी। तो वो जब कर लिया तो आपके पास गैप एनालिसिस आ जाती है कि हाँ यहाँ गैप्स हैं जहाँ से हैकर अंदर घुसा। अब उसको प्लग करने के लिए आपको पूरी एजुकेशन दी जाती है आपकी टीम को कि आपने कहाँ गलती की, यहाँ पर आपको ये सब लगाना है, ये क्लोज करना है। ये सब जब आपका पूरा सिक्योरिटी ऑडिट हो जाएगा तो हर चीज निकल के आएगी, और वो सारी चीजें हम एजुकेट करेंगे। एजुकेट करने के बाद क्या होता है, फिर जब आपकी टीम उसको क्लोज कर लेती है तो हम दोबारा से वही टेस्टिंग करते हैं चेक करने के लिए कि प्रॉपर क्लोज हुआ है नहीं हुआ। तो ये टेस्टिंग आप करा सकते हैं जी। और दूसरा ये है कि आपके जो नेटवर्क है उसमें आपने सिस्टम्स जो रखे हैं उसके अंदर डेटा आपके एम्प्लॉयज कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए डेटा लीक प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप उनमें डाल सकते हैं। और जब वो सॉफ्टवेयर डालेंगे तो आपका एम्प्लॉय किसी भी तरह से डेटा अगर बाहर ले जा रहा है, चाहे वो मेल से या यूएसबी पेन ड्राइव से, इवन वो प्रिंट भी कर रहा है जी, और इवन वो फोटो भी खींचने की कोशिश कर रहा है आपके लैपटॉप के स्क्रीन की, तो वो भी नहीं खींचने देगा उसे। तो इस तरह से आप डेटा की लीक प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी सरप्राइजिंग जी। ये एक्चुअली कुछ रेवोल्यूशंस होती हैं जब इस प्रोग्राम के अंदर, यही खासियत है कि बिजनेसमैन जो हैं वो एजुकेट होके काफी जाते हैं। हालांकि आपने काफी कुछ रखा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक शॉर्टफॉल, एक्सपर्ट की नजर से देखें तो कहीं ना कहीं उसका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सो डॉक्टर साहब, एक और एस्पेक्ट भी है इनके बिजनेस का, और वो ये है कि लगातार डेटा जनरेट हो रहा है मार्केट में। इनके एम्प्लॉयज जो हैं वो नई सेल लीड्स को लेके आते रहते हैं, और ऑब्वियसली वो ऑफिस में भेजते रहते होंगे इन्फॉर्मेशन को। वो प्लग इन करना, मतलब वो लीड जो है इनके ऑफिस में आने की जगह कहीं और भी तो जा सकती है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर आपके साइबर सिक्योरिटीज कैसे काम करती हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि ये लीड कैसे आ रही है। अगर वो आप लीड लेके आ रहा है और सीधा ही आपको पेन एंड पेपर पे लिख के दे रहा है, तो वो तो उसमें तो ये है कि कुछ खास नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन आई एम श्योर आजकल तो मेल्स के जरिए ही इन्फॉर्मेशन जाती होगी। तो मेल हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे ही ऑफिस में भेज रहे हैं, तो इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम लोग? जो मैंने आपको बताया डेटा लीक प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर, वो मेल के ऊपर भी पूरी नजर रखते हैं कि अगर आप मेल कहीं भेज रहे हैं तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग रहती है उसके अंदर। और अगर वो उसमें ये भी एक फैसिलिटी होती है कि आप इस पर्टिकुलर मेल्स के ऊपर ही भेज रहे हैं तो वो अलाउ कर देगा। अगर आप किसी और मेल पे भेज रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से भी होता है। और इवन हर मेल पे भी आप मॉनिटरिंग लगा सकते हो कि जो मेल भेजी जा रही है, अगर उसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हम उसमें ये सॉफ्टवेयर को ट्रेन भी कर सकते हैं, डीएलपी जो है उनको, कि अगर समझ लो उसमें क्रेडिट कार्ड नंबर है तो उसको पहले ही ट्रेन कर दिया जाएगा कि क्रेडिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है। जैसे ही 16 डिजिट का कोई नंबर गया तो एकदम ब्लॉक कर देगा, आपको बता देगा। अच्छा, या आपको फोन नंबर के ऊपर रखनी है तो फोन नंबर्स भी आप डाल सकते हो कि फोन नंबर 9-10 डिजिट के नंबर्स होते हैं, तो वो +91 से शुरू हो रहे हैं, प्लस जिससे भी शुरू हो रहे हैं, तो वो एक पैटर्न आप उसको दे सकते हो। तो वो जब भी ऐसा एम्प्लॉय कुछ भी करेगा तो वो उसको एकदम ब्लॉक करके आपको रिपोर्ट कर देगा। नहीं, बहुत बढ़िया। और सर जी, जैसे आपने बताया कि आपका यूनिक एकदम एक लाइन है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं मानता हूँ, बिकॉज रेंटिंग ऑफ द जेन सेट्स हेवी इक्विपमेंट लाइक दिस, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक टेक्निकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, बिजनेस इक्विपमेंट के साथ साथ। तो डेफिनेटली आपके जो कस्टमर्स होते होंगे वो एक हेवी ट्रांजैक्शनल वैल्यू के होते होंगे, है ना? सो वहाँ मतलब अपनी वर्थ
कैसे निकालते हैं? मैं अगर सही शब्दों में इसको पुट इन करूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं जानने के लिए आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि अ लॉट ऑफ कंपनीज आजकल यही चाहती हैं कि वो एसेट लाइट रहें, एसेट्स को ना खरीदें जी। और उनके कॉन्सेंट्रेशन उनके कोर बिजनेस पे रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी बैंकिंग में है या बैंकिंग सेक्टर की कोई कंपनी है या कोई बैंक है, तो वो चाहते हैं कि उनकी अगर 2000 ब्रांचेस हैं तो वो फोकस करें बैंकिंग के ऊपर, इस पे ना फोकस करें कि जेनसेट कभी खराब हुआ तो ठीक कौन कराएगा, जेनसेट में फ्यूल कौन डालेगा, जेनसेट को क्या टाइमली बी चेक हो रहा है कि नहीं, या वट एवर सर्विसेज जो भी होती हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इसलिए उनका क्योंकि फोकस उनके कोर बिजनेस पे है तो वो ये सब चीज़ें आउटसोर्स कर देती हैं। इसी प्रकार से और बहुत सी यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में जो कि बहुत फास्ट पेस पर एक्सपैंड कर रही हैं और पैन इंडिया कर रही हैं, तो उनको इस वक्त फोकस करना है अपने कोर बिजनेस पे। वो ये सब चीज़ें जो एंसिलरी हैं, जो उनको हेल्प करती हैं उनका बिजनेस रन करने के लिए, वो हमें देती हैं। सो इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एक साइट को मैनेज करने के लिए आपको लेबर एक ओरिएंटेड जॉब है, बिकॉज टेक्नीशियंस चाहिए वहाँ पर साइट के ऊपर जेनसेट्स को रिपेयर करने के लिए। तो आपकी रिमोट साइट्स हैं, तो क्या ये सब चीज़ें आप वहीं पे ही प्रोक्योर करते हैं, वहीं पे ही सोर्स करते हैं? देखिए, बिकॉज हमारा पैन इंडिया नेटवर्क है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ एसोसिएट्स। हमारे कुछ हद तक तो इन हाउस टेक्नीशियंस हैं, इन हाउस मैनेजर्स हैं जो कि साइट्स को मैनेज करते हैं। हमारा ऑफिस देहरादून में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ है, तो ये सब तो हमारे इन हाउस स्टाफ के थ्रू ही होता है जी। और हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर में जो हमारे एक डेडिकेटेड स्टाफ हैं जो कि पैन इंडिया के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं थ्रू आवर एसोसिएट नेटवर्क। अगर फर्ज करें गुवाहाटी में, कर्नाटका में, सेलम में, कैलीकट में, कोची में कहीं पे कोई तकलीफ आती है जेनसेट में, तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसोसिएट नेटवर्क है जो कि हमारे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर बिहाफ टू द कस्टमर। राजेश जी, मैंने जैसे अभी सुना, सौरभ जी ने बताया कि हाई ट्रांजैक्शंस ये करते हैं अपने अकाउंट्स में, तो जहाँ हाई ट्रांजैक्शंस की बात आती है वहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात भी आती है। तो नॉर्मल सिक्योरिटी तो जैसे अभी हमने डिस्कस की, बट जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे रखनी है वो भी एक एस्पेक्ट है जो हमें बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए जी। अब क्या होता है कि जैसे हैकर आया आपके लैपटॉप के ऊपर, वो आपके फुटप्रिंट्स चेक करता है कि आपने लास्ट टाइम क्या सर्व किया था इसके ऊपर। तो कई कंपनीज जैसे कि क्लाउड यूज कर रही हैं, अब क्लाउड जब उन्होंने यूज करके बंद किया तो हैकर ये चेक कर सकता है कि हाँ ये कौन से क्लाउड पे इन्होंने एक्सेस किया था, और वो वहां जाके जो है उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करके ब्रूट फोर्स अटैक लगा के आपका पासवर्ड यूजर नेम निकाल के वो हैक करने की कोशिश कर सकता है आपके क्लाउड को। बट यहाँ अब जहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है, नॉर्मली लोग टैली यूज करते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, तो अगर सिस्टम पे ही यूज हो रहा है तो वो डायरेक्ट हैकर जो है आपकी फाइनेंशियल को देख सकता है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फुटप्रिंट्स भी रीड करते हुए पहुंच जाएगा। हाँ, फुटप्रिंट्स भी रीड करते हुए पहुंच जाएगा। अगर नॉर्मल क्लाउड के ऊपर भी आपने टैली चला रहे हो तब भी वो फुटप्रिंट्स रीड करके आपके क्लाउड पे अगर पहुंच गया तो वहां पर टैली की ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है, या कोई भी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हो उसकी ट्रांजैक्शन यूज कर सकता है, चेक कर सकता है वो, राइट। पर अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उस जो टैली सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको हम वॉल्ट्स के अंदर डाल सकते हैं। वॉल्ट्स में क्या होता है कि आप एक क्लाउड के अंदर दूसरा क्लाउड है, अब वो जो जब एक क्लाउड के अंदर वो पहुंचा, अब वो दूसरा क्लाउड उसमें है कि नहीं है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें वर्चुअल फुटप्रिंट्स भी नहीं होते, राइट। तो वो उसके लिए वो डबली सिक्योर हो गया, और उस क्लाउड को एक्सेस करने के लिए नॉर्मल वे नहीं होता, उसमें भी हम आपको पैटर्न्स दे देते हैं कि आपने XYZ 1 2 3 4 आपका एक पासवर्ड बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, वो आप यूज करेंगे तो वो वॉल्ट खुलेगा। तो नॉर्मल अब हैकर आया वहां, उसको पता ही नहीं आपका क्या पैटर्न है। जैसे आप मोबाइल पे पैटर्न यूज करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी आप बना के मोबाइल ओपन हो जाता है, वैसे ही कीवर्ड्स को यूज करके उस वॉल्ट को एक्सेस किया जाता है। तो और उसके अंदर अगर हमने टैली डाल दिया तो अब हैकर को तो पता ही नहीं है कि कहाँ है आपका ट्रांजैक्शन, उसको तो बिल्कुल क्लीन दिखेगा जब वो
आपके क्लाउड पे भी पहुंच गया तब भी उसको जीरो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है ही नहीं वहां पे। जी। तो इसलिए वो यहाँ उसके लिए बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वी हैव पुट डबल लेयर्स। नहीं, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, अपने दर्शकों को बोलूंगा इस बार भी कि साइकोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का यदि एक मेल अगर हो जाए तो वो बेजोड़ है, बिकॉज उस के ऊपर शायद जो है कोई हैकर भी काम ना कर रहा हो, क्योंकि आप वैसा ही सोच के अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं जैसा कि एक साइकोलॉजी शायद एक हैकर की होती होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर साहब, आई थिंक आप जब एथिकल हैकिंग करते हैं तो एग्जैक्टली यही तो करते हैं, राइट है ना? आप भी तो मार्जिन करते हैं किसी कंपनी के अंदर और ये सोचते हुए करते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, उनकी सिक्योरिटीज कैसी होती होंगी, तभी शायद लूप होल्स आप ढूंढ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें वो उनके हिसाब, जैसे उसकी क्या साइकोलॉजी है उस पर्सन की, समझ लो IT पर्सन है, उसने आपका सर्वर आया या कोई नया फायरवॉल आई, तो क्या होता है मोस्टली कंपनी बड़ी जल्दी में होती है, फायरवॉल लगाओ फटाफट काम शुरू कर दो। वो ये भूल जाते हैं कि उसमें एक एडमिन पासवर्ड है जो कि पूरी दुनिया को पता होता है। अगर सिस्को का एडमिन पासवर्ड देखोगे तो वो हर सिस्को डिवाइस में सेम ही होता है, वो दैट इज डिफॉल्ट पासवर्ड। तो सबसे पहला काम होना चाहिए उस डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना। और नॉर्मली लोग जो है उसको डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना भूल जाते हैं और हमें पता होता है उसकी साइकोलॉजी क्या है कि वो उसने चेंज किया ही नहीं होगा या उसने ये नहीं किया होगा, ये चीजें वो भूल गया होगा। तो ये सारी साइकोलॉजी की चीजें जो है वो हमें पहले से पता होती है और उसी को हम निशाना बना के उसको हैक कर देते हैं। बहुत खूब। वैसे सौरभ जी, वाकई में ऐसे बिजनेसेस को हम लोगों ने बहुत कम शोकेस किया अपने शो के ऊपर, तो कब कुछ बताइए अपने बारे में, कब शुरू किया आपने अपना? जी, ये बिजनेस मेरे फादर ने शुरू किया था। आई एम अ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर और आई डिड माय स्टडीज इन यूनाइटेड किंगडम इन लंदन 20 साल पहले। और जब मैं वापस आया तो तब ये बिजनेस जनरेटर रेंटिंग का जो बिजनेस है उसको आप ऐसे बोलते थे, जनरेटर को किराए पे देना। जी। तो ये बहुत ही नॉन ग्लैमरस और बहुत ही देसी प्रकार का एक बिजनेस था, जिसको कि मैंने शुरू में हिचक से ज्वाइन किया क्योंकि मेरी एजुकेशन कुछ और तरीके की थी, मैंने बाहर पढ़ाई की थी। बट मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस में आया। जी। जो भी हमने एजुकेशन प्राप्त की, जो भी हमें वहाँ से नॉलेज मिली, उसको हम यहाँ सिस्टम्स में डाल पाए। मैंने इस चीज़ को रियलाइज किया कि हर चीज़ को सिस्टम में डालना और प्रोसेस में डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर जनरेशन के साथ, पहले जनरेशन 25 साल की होती थी, आज जनरेशन सिर्फ 7 या 8 साल की है। हर 8 साल के बाद जो आपसे 8 या 9 या 10 साल यंगर लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। जी। उनका वर्किंग स्टाइल आपसे ज़्यादा नवीन है, ज्यादा नया है, ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो अपने आप को बार बार अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है। मैंने पिछले 20 सालों में ये कोशिश करी है कि मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज करता रहूं मैनेजमेंट के लिए, सिस्टम ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेडेड रख सकूं विद दी करंट टेक्नोलॉजी एंड दी कंपटीशन दैट इज कमिंग टू मी। वंडरफुल सर। और जहाँ मैं आपने बात करी अभी 8 साल का दायरा रह गया है एक नई जनरेशन का आने के लिए, तो आप कौन से साल में आए थे? जी, जब मैं आया था तो आई वाज 24। आज तो मैं 40 प्लस हूँ। सो आपने अपने नई जनरेशन को अपने बिजनेस की ट्रेनिंग देनी शुरू करी या फिर उनको आपने फ्री छोड़ा हुआ है कि नो, लेट देम फॉलो देयर हार्ट एंड they're still small? 4 साल की बेटी है। बट आजकल टेक्नोलॉजी savvy सभी हो चुके हैं। हाँ जी। तो वो अपने हिसाब से YouTube पे अपने राइम्स और कार्टून्स चला लेते हैं। जी बिल्कुल। जी। सो डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये टेक्नोलॉजी का सफर रहा आज सौरभ जी के साथ में। मैं आपसे जाते जाते बस यही पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जो बिजनेसेस एक जिनका एक जो जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है एक सिटी के अंदर, लेकिन उनका बिजनेस जो है और सिटीज के अंदर फैला होता है, नॉर्मली उनको एक आर्किटेक्चर किस प्रकार का रखना चाहिए? देखिए, इस तरह की कंपनीज को हम यही सजेस्ट करते हैं कि दे शुड गो फॉर प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक ISO 27001 सर्टिफिकेशन है जी। अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आपको अपनी हर तरह की इंफॉर्मेशन को कैसे सेव करना है।
राइट। जैसे इंफॉर्मेशन कैन बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कैन बी on your mobile, can be on your laptop, desktop, even on the pen drive। तो कहीं भी हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन, इवन आपके एम्प्लॉय के हेड में भी हो सकती है जी। तो आपके एम्प्लॉय के हेड में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड उसके बारे में बताता है कि उसको कैसे सेव करना है, राइट। तो जैसे अगर आप हेड की इंफॉर्मेशन की बात करें जो आपके एम्प्लॉय के हेड में है, उसमें हम उनको अवेयरनेस ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपके उसके हेड में जो इंफॉर्मेशन है वो हैकर चुरा के ना ले जाए, तो उसके लिए उसको कैसे एक्ट करना है, राइट। जैसे नॉर्मली हैकर कोशिश करते हैं उनको बेवकूफ बना के इंफॉर्मेशन निकालने की, तो वो ना कर पाए, तो इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरा, उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ प्रावधान है जो कि वो स्टैंडर्ड बताता है। स्टैंडर्ड आपको शुरू से लेके अंत तक सब एक एक तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकती है, यहाँ आपका एक सेंट्रल ऑफिस है और ऑल ओवर इंडिया आपका फैला हुआ है ऑपरेशन, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, वहाँ कैसे इंफॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली बाइंड किया जाता है, तो वो सब कुछ उस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। तो वो अगर स्टैंडर्ड अकेले में ही इतना बड़ा, अब जैसे आपने स्टैंडर्ड के बारे में हमें बहुत बार आगाह किया और आपने बताया भी हमारे को, यहाँ पर आज एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ बैठे हैं। सौरभ जी एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस इनका स्केल के पे चला रहे। तो ISO 27001 इनको कहाँ और कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, ISO 27001 जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूरी इंफॉर्मेशन आपकी सेव कर सकता है, जिस भी फॉर्म में है वो इंफॉर्मेशन उसको सेव कर सकता है। और आपका जो हैकिंग अटैक्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसको कैसे इंश्योर करना है कि वो ना हो, तो स्टैंडर्ड वो बताता है। स्टैंडर्ड जो है ये मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ISMS जिसे कहते हैं। तो वो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे एक इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है वो बताता है। और उसको जब आप सर्टिफाई कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन बॉडी से, तो आपका इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सेव हो जाती है। जी, इन शॉर्ट मतलब आप एक तरीके एक सेफ दायरे में काम कर रहे होते हैं। जी। सो सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, अपना समय निकाला आपने और हमारे को बताया कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हम लोगों को आपने मौका दिया कि हम लोग आपको भी कुछ ब्रीफ कर सकें। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस जो आते जा रहे हैं लगातार, उसके अंदर साइबर थ्रेट्स जो हमारी उत्पन्न होती हैं, तो उसको हम लोग किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बुलाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार आपकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बड़े काम आती हैं और आई एम श्योर व्यूअर्स उसका पूरा आनंद ले रहे होंगे। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड को तो हम लोग यहाँ विराम देना चाह रहे हैं, लेकिन यदि आपको डॉक्टर नवीन धाम और उनकी टीम से यदि कोई काम है साइबर सिक्योरिटीज, यदि आप उनके कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहते हैं जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं, आप जरूर नोट कीजिएगा। सौरभ जी लॉन्ग लीजिंग ऑफ जनरेटर्स में हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं। आप डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे और अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में चला सकते हैं वो आप इनके जरिए समझ भी सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ क्लाउड एक्सेस का भी, जिन्होंने हमारे को अपने प्लेटफॉर्म को यहाँ यूज करने का मौका दिया, बिकॉज क्लाउड एक्सेस का जो प्लेटफॉर्म है वो साइबर सिक्योरिटीज के अंदर एक बहुत ही उम्दा रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है। यदि आप क्लाउड एक्सेस को अपनाना चाहते हैं तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। इसी के साथ इजाजत लेंगे आपसे, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ में। धन्यवाद।
के बाद आपका स्वागत है। पिछले दिनों हुए हाथरस कांड के बाद आस्था और